नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडिया में मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर के बारे में। अब बाबर सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ क्यों आता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर में और उसके लिए हमें बाबर के इनिशियल ईयर्स की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। अब अक्सर हम लोग जब बाबर की हिस्ट्री या मिडिवल में डायनेस्टी शुरू करते हैं, मुगल डायनेस्टी को, तब हम डायरेक्टली पानीपत की लड़ाई से ही हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। बट कई बार ये सवाल आता है एस्पिरेंट्स के मन में कि व्हाई डिड बाबर कम टू इंडिया, आने की जरूरत क्या थी। और ये एक तरह से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और रिसेंटली ये काफ़ी चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आई है बाबर की स्टोरी को दिखाते हुए और वो वेब सीरीज काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी साबित हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि उसको बैन कर दो। इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद है, जैसा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि वेब सीरीज वगैरह में अपना समय बर्बाद मत करो, सिलेक्शन हो जाए उसके बाद मर्जी जितनी चाहे मूवीज और वेब सीरीज देखना। लेकिन अभी क्या है कि आप अपने 8-10 घंटे बर्बाद करोगे, उससे अच्छा मैं आपको यहाँ 10 मिनट में पूरी कहानी विद एक्चुअल हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता देता हूं, तो आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी एंड यू कैन वॉच द वेब सीरीज वेन एवर यू हैव अ जॉब इन योर हैंड, जब आप पूरी तरह से फ्री होंगे। चलिए, तो आगे बढ़े उससे पहले बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्स की अपडेट्स प्राप्त होती रहें। वेन एवर आई एम गोइंग लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। बाबर का जन्म हुआ था सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया रोमन एम्पायर के समय से, एंशिएंट हिस्ट्री के समय से सिल्क रूट के बिल्कुल केंद्र में था। ये सिल्क रूट क्या है? चाइना और यूरोप के बीच में जो व्यापार का रास्ता था उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। ज्यादातर जो ट्रेड था वो सिल्क का होता था, रेशम का होता था, क्योंकि रेशम केवल चाइना में बनता था उस समय, तो इसीलिए इसको सिल्क रूट कहा जाने लगा। तो ये एक प्रकार से एक रोड है जिसमें कारवान्स ट्रेड किया करते थे और इसके बिल्कुल सेंटर में यहां पर आप देख सकते हैं समरकंद, बल्ख, बुखारा जैसे शहर। तो ये जो सेंट्रल एशिया वाला रीजन है जहां पर आज उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये वाले देश हैं, तो इस सेंट्रल एशिया में एक्चुअली में एशिया और यूरोप का सेंटर था और इसीलिए इन शहरों की या फिर इन एरियाज की दिन ब दिन तरक्की होती जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में रहते कौन थे? नोमैडिक ट्राइब्स, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले घुमंतू जाति के लोग। और ये नोमैडिक क्यों थे? क्योंकि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़े बड़े मैदान हैं जहां पर आपको जानवरों के लिए घास मिल जाएगी, तो पशुपालन इनका मेन काम था और इसीलिए ये एक से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन समय समय पर इन्हीं नोमैडिक ट्राइब्स में से कुछ बड़े एम्पायर्स उभर कर सामने आए, जिनमें से सबसे बड़े एम्पायर्स बनाए गए थे कुशान्स के द्वारा। एंशिएंट इंडिया में आपने कुशान्स का नाम सुना होगा, तो वो यूची ट्राइब के थे, और साइथियंस जिनको शाक कहा जाता है बाद में। भारत में ये दो डायनेस्टीज थी, इसीलिए मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। तो इसी तरह से यहां पर धीरे धीरे कई ट्राइब्स एम्पायर बनाती गई। जो ट्राइब्स इकट्ठा होकर लड़ाइयां जीत लेती थी, दे स्टार्टेड मेकिंग देयर ओन एम्पायर्स। तो कुछ ट्राइब्स लड़ाइयां जीतती थी, कुछ व्यापार करती थी, जैसे कि सॉग्डियंस जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे, ये व्यापार में ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो इस सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर वैली को लेकर हमेशा लड़ाई चलती थी। ये घाटी बहुत ही फर्टाइल है, यहां पर नदियां बहती हैं दो बड़ी बड़ी। इस वैली का नाम है फरगना। तो फरगना वैली जो है आप देख सकते हो, ये तीन तरफ से पहाड़ों से घिरी है और इस फरगना के रीजन को बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। इनफैक्ट इस पर आज भी लड़ाइयां हो रही है। जो किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान देश है, इनके बीच में पानी को लेकर यहाँ पर कई बार लड़ाइयां हो चुकी है। 2-3 महीने पहले मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया था। तो ये जो फरगना वैली है, इट वॉज वेरी फर्टाइल और यहाँ पर ऑक्सस और जैक्स्टार्टिस यानी कि अमूर दरिया और सीर दरिया नदियां बहती हैं। तो इसीलिए इसके कंट्रोल को लेकर इन ट्राइब्स में हमेशा एक लड़ाई चलती जाती है। इस घाटी पर अलग अलग समय पर कई एम्पायर्स ने राज किया। शुरुआत में यहाँ कुशान एम्पायर था, उसके बाद जब इस्लाम कैलिफेट बढ़ना शुरू होता है तो 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी एडी में इस्लाम यहाँ तक पहुंच जाता है और समय ये एरिया अब्बासिद कैलिफेट के अधीन आ जाता है और उसके बाद ये जो ट्राइब्स हैं ये इस्लाम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती हैं। 13th सेंचुरी में चंगेज खान ने इस पूरे सेंट्रल एशिया की टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया और चंगेज खान की डेथ के बाद, चंगेज खान की डेथ हो गई थी 1227 में, उसके बाद ये एम्पायर 4 हिस्सों में विभाजित हो जाता है। बेसिकली उसके जो 4 बेटे थे उन्होंने अपना अपना एरिया बांट लिया। तो इसमें आप देखोगे कि सेंट्रल एशिया वाला जो ये टेरिटरी है ये आता है चगताई खानेट के अधीन। तो चगताई खानेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती थी वो चगताई भाषा थी। चगताई इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ तुर्किक लैंग्वेज, आज के समय में नहीं बोली जाती, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो चगताई खानेट इसको कहा जाता था और इसका कैपिटल यही था, या तो समरकंद या बुखारा से इसको रूल किया जाता था और फरगना वैली भी इसी के अधीन आती थी। अब इस चगताई खानेट में धीरे धीरे कई सारे हिस्से हो गए क्योंकि मंगोल्स जो हैं वो 14th सेंचुरी में काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब कमज़ोर क्या होते हैं, वो बिखर जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। तो चगताई खानेट के कई हिस्से हो गए, इल खानेट के कई हिस्से हो गए। इन्हीं मंगोल ट्राइब्स में 14th सेंचुरी में जन्म होता है तैमूर का।
अब तैमूर को इतिहास में दो नामों से जाना जाता है। जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स हैं उनके लिए वो हिस्टोरिकल फिगर है, तो अमीर तिमूर नाम कहते हैं उन्हें। अमीर उसने अपना टाइटल रख लिया था, विच मीन्स द रूलर और अ गवर्नर ऑफ अ प्लेस इन द इस्लामिक कैलिफेट। और दूसरा है तैमूर द लेम, तो पर्शियन और यूरोपियन हिस्टोरियंस इसे तैमूर लंगड़ा कहते हैं, क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, बचपन में एक तीर लग गया था, विच हैड मेड हिम अ क्रिपल। तो एक पाँव काम नहीं करता था और दो उंगलियां भी कट गई थी एक एक्सीडेंट के अंदर। फिर भी इस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर 14th सेंचुरी में क्रिएट किया, बिकॉज ही वॉज अ ब्रिलियंट मिलिट्री जनरल। तो तैमूर का एम्पायर यहाँ सेंट्रल एशिया से लेकर इराक तक और यहाँ दिल्ली सल्तनत तक एक्सटेंड करता था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था और उसके बाद दिल्ली को तहस नहस कर दिया। दिल्ली सल्तनत हमेशा के लिए कमज़ोर हो गई। तो तैमूरीद एम्पायर जो तिमूर ने स्थापित किया था, उसी में 15th सेंचुरी में, यानी कि 1400 समथिंग वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें उसके बेटे और उसके बच्चे राज कर रहे थे। अब याद रखिएगा कि तैमूर भी एक मंगोल ही है। इनफैक्ट तैमूर ने ये बात कही थी अपनी बायोग्राफी में कि मेरे और चंगेज खान के पूर्वज एक हैं। तो तुमने खान नाम के एक जो लीडर थे मंगोलिया के, उनसे ये दोनों अपनी एंसेस्ट्री क्लेम करते थे। तैमूर का जो एम्पायर है ये बहुत बड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। इतना बड़ा एम्पायर इनके बच्चों से हैंडल नहीं हुआ। तो 1405 में तैमूर की डेथ हो गई एंड उसके बाद तैमूर के बेटे, तैमूर के ग्रैंडसन्स, ये लोग रूल करते हैं। लेकिन 1450 आने के बाद में तैमूरीद एम्पायर थोड़ा बिखरना शुरू हो जाता है। तो 40 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, तैमूर के बेटे ने ठीक ठाक हैंडल कर लिया, लेकिन जो ग्रैंडसन है उससे एम्पायर पूरा नहीं संभाला गया और तैमूरीद एम्पायर बिखरना शुरू होता है। अब इसी बिखराव में कई सारे आस पड़ोस के जो एम्पायर्स हैं वो इस पर अटैक करके इसके टेरिटरी को दिन ब दिन कम करते हैं। यहाँ पर्शिया में सफाविद डायनेस्टी पावरफुल हो जाती है, इधर उत्तर में उज़्बेक अपना पावर बढ़ाते हैं, यहाँ ईस्ट में मंगोल्स के वंशज मुगलिस्तान डायनेस्टी अपने यहाँ चला रहे हैं और इसके बीच में तैमूरीद एम्पायर दिन ब दिन सिकुड़ता जाता है। तो मेन चैलेंज तैमूरीद एम्पायर को मिलना शुरू हुआ था यहाँ उत्तर में उज़्बेक ट्राइब से। उज़्बेक भी मंगोल ही ओरिजिन के थे, लेकिन ये थोड़े से इनसे अलग थे। तैमूरीद अपने आप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मानने लग गए थे। अब इन्होंने कहा हमने एम्पायर बना लिया है, तुम अभी भी भेड़ बकरियां चरा रहे हो। तो उज़्बेक्स को ये लोग थोड़ा हेय दृष्टि से देखा करते थे। लेकिन यहाँ पर्शिया में जो सफाविद एम्पायर बन रहा था, ये बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। तो इन दोनों ने नॉर्थ और साउथ से धीरे धीरे तैमूरीद एम्पायर को बिल्कुल ही छोटा कर दिया। तो इस प्रकार से 15th सेंचुरी में तैमूरीद एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होता है, छोटा हो जाता है, पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी सेंट्रल एशिया के काफी बड़े हिस्से पर इसका अभी भी रूल था। और ऐसे समय में जन्म होता है बाबर का। 1483 में बाबर का जन्म होता है इसी तैमूर के वंश में। लेकिन बाबर के जो पिताजी हैं ये राजा वाजा नहीं थे। बाबर के पिताजी उनसे ऊपर यानी कि दादाजी के चौथे बेटे थे। तो चौथे बेटे को तो राजा बनना नहीं होता वैसे ही। सो ही वॉज अ प्रिंस। सो प्रिंस उमर शेख मिर्जा, राजा के चौथे बेटे को फरगना का गवर्नर बनाया गया था और इसी गवर्नर के घर में जन्म होता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद का 1483। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर तो केवल एक घर का प्यार का नाम था, निक नेम था, जो आगे चलकर ज़्यादा फेमस हो गया, इसीलिए इतिहास में इसको बाबर के नाम से जाना जाने लगा। तो बाबर को पढ़ाया लिखाया गया था। ही वॉज अ वेरी लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड प्रिंस था। भाई गवर्नर राजा का बेटा है तो पढ़ाई लिखाई तो करवाई जाती थी, पोइट्री वोइट्री भी सिखाई जाती थी। एक ट्रेडिशन था वहाँ पर तैमूरिड्स में। इनफैक्ट मंगोल्स में भी आ गया था बाद में। तो जितने भी मंगोल या तैमूरिद प्रिंसेस हुआ करते थे, इनको पढ़ाया जाता था ताकि इनको थोड़ा दीन दुनिया का ज्ञान रहे। एनीवेज 12 साल की उम्र में बाबर के पिताजी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बाबर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है एट द एज ऑफ 12, 1494 में। लेकिन अब एक 12 साल के बच्चे को फरगना का रूलर बनते हुए कई लोग नहीं देखना चाहते थे, जिसमें इसके खुद के मिनिस्टर्स शामिल थे और उमर शेख मिर्जा के जो दूसरे भाई थे वो भी इसे हटाना चाहते थे। वो देखते थे कि 12 साल का बच्चा है, आसानी से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तैमूरीद प्रिंसेस में एक सक्सेशन स्ट्रगल या पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जो इस पूरे सेंट्रल एशिया में तैमूरीद एम्पायर को और कमजोर कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फरगना वैली आज जहाँ स्थित है, फरगना जगह का भी नाम है, और यहाँ पर है समरकंद और बुखारा। ये दो सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े और अमीर शहर थे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड रूट्स का सेंटर हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रेडिंग रूट पर, सिल्क रूट पर। तो बाबर ने क्या डिसाइड किया कि अगर मुझे स्टेबल तरीके से राज करना है तो समरकंद में अपने ही कजिन्स को हराना पड़ेगा। इसलिए समरकंद को जीतने के लिए बाबर ने 14 साल की उम्र में एक कैंपेन लॉन्च किया फरगना से निकलकर समरकंद पर हमला करने के लिए। तो 1497 में समरकंद पर हमला करके अपने ही अंकल को वहां पर हरा दिया और समरकंद जीत गए। तो 14 साल का बच्चा खुश कि मैं तो लड़ाई जीत गया। लेकिन ये लड़ाई जीतने के कुछ ही हफ्ते बाद एक और चैलेंज आता है, किसका? उज़्बेक का। उज़्बेक याद है ना आपको, ये मैप याद है? उत्तर में उज़्बेक्स थे। तो उज़्बेक्स जो हैं वो अपने एक लीडर के अधीन काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, इकट्ठा हो चुके थे। उस लीडर का नाम था शैबानी खान। ही वॉज ऑल्सो मंगोल, बेसिकली ये भी एक मंगोल ट्राइब के ही वंशज थे। तो उज़्बेक लीडर शैबानी खान अपनी आर्मी लेकर समरकंद आता है और समरकंद से बाबर को टाटा बाय बाय करवा दिया जाता है। तो समरकंद पर जीत लंबे समय तक नहीं रह पाई, कुछ ही महीने की ये विक्ट्री थी।
अब ये वापस जब फरगना जा रहे होते हैं तो इन्हीं के जो मंत्री हैं वो बगावत कर देते हैं, बोलते हैं कि तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, 14 साल के बच्चे हो, बहुत ज़्यादा तुम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोश है और ऐसे राजा वाजा नहीं बना जाता। तो बाबर को बीच रास्ते में छोड़कर उसके मंत्री बगावत करके उसके हाथ से फरगना भी छीन लेते हैं। अब ये 14 साल का जो बच्चा है इसके पास क्या है, केवल उसके कुछ चुनिंदा सैनिक जो वफादार थे उनके साथ ये कुछ महीनों तक इधर उधर घूमते हैं, दूसरे सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और फिर फरगना पर हमला करते हैं और यहाँ पर इस हमले में ये फरगना को जीत लेते हैं। लेकिन अब 4 साल बाद फिर से फरगना पर अटैक करने आता है शेबानी खान और बाबर लूजेस दिस टाइम। तो अपना खुद का घर हार कर बाबर को यहाँ से निकलकर जाना पड़ता है टुवर्ड्स अफगानिस्तान। तो ये दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। वहां पर एक डायनेस्टी थी छोटी सी, अरगुन डायनेस्टी। ये भी तिमुरीज के गवर्नर हुआ करते थे जिन्होंने बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो अरगुन डायनेस्टी उस समय कमजोर थी, वहां पर अपना एक सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था। तो बाबर को लगता है कि ये मौका अच्छा है, 1504 में काबुल पर हमला करके काबुल शहर को कंट्रोल में ले लेता है बाबर और यहां से बाबर की पावर बढ़ती जाती है। अब काबुल उस समय समरकंद और बुखारा जितना ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेडिंग सिटी था, इट वॉज अ वेरी रिच ट्रेडिंग सिटी ऑफ दैट टाइम। तो 1504 में बाबर अपने आप को काबुल में स्थापित कर लेता है और उसके बाद से यहीं से उसका किंगडम चलेगा। 4-5 साल यहां पर अपने आप को स्टेबलाइज करने के बाद वो फिर से फरगना पर अटैक करता है 1509 में। तो फरगना और समरकंद दोनों पर अटैक करता है, दोनों में जीत भी जाता है। लेकिन अगेन उसके जो पुराने दुश्मन है उज़्बेक 1511 में ये हमला करते हैं और फिर से उसे फरगना वैली और समरकंद से निकाल देते हैं। और याद रखो इस बार तो शेबानी खान भी नहीं था, शेबानी खान की डेथ हो चुकी थी अभी तक। तो इस बार दूसरे उज़्बेक लीडर्स थे, दे डिफीट बाबर फ्रॉम फरगना एंड समरकंद। लेकिन इस 1509 वाली जीत में बाबर अकेला नहीं था, बाबर ने सफाविद एम्पायर से मदद मांगी थी। सफाविद याद है ना आपको, पर्शिया वाला एम्पायर जो अभी मैंने कुछ मिनट पहले मेंशन किया था। तो सफाविद अपने आप को काफी तेजी से पावरफुल बना रहे थे पर्शिया में और अगले 200 साल यही वहां पर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी रहेगी। तो सफाविद डायनेस्टी से बाबर ने मदद मांगी, बोला कि एक काम करो, आप मुझे आर्मी दे दो, मैं समरकंद को जीत लूंगा आपके लिए और मुझे वहां का गवर्नर बना देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सर्व अंडर यू। तो सफाविद ने इस पर अपना दांव खेला बाबर पर एंड दे सपोर्टेड हिम। बाबर ने समरकंद जीत भी लिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उज़्बेक्स जो हैं वो फिर से अटैक करके बाबर को वहां से हरा देते हैं। तो अब ऐसे में सफाविद का सपोर्ट जा चुका है, उज़्बेक्स लगातार हमले कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बाबर काबुल पर अपनी पकड़ बनाकर बैठा है। तो बाबर का जो अब ध्यान है वो फोकस होता है टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि 1511 के बाद बाबर ने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं जाऊंगा। और 1514 तक बाबर ने कंधार वगैरह जो एरिया है, अफगानिस्तान का एरिया है, वो लगभग अपने कंट्रोल में कर लिया। सो ही कंसोलिडेटेड हिमसेल्फ इन अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि बाबर ने भारत का रुख क्यों किया, क्योंकि उज़्बेक्स और सफाविद दोनों की तरफ से बाबर को काफी खतरा था। काबुल में जो उसकी पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो बताया जाता है वो ये कि देखो, दिल्ली सल्तनत उस वक्त बहुत पावरफुल मानी जाती थी। दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश हुए ऑलमोस्ट 300 साल हो चुके थे एंड इंडिया वाज द लैंड ऑफ गोल्ड। भारत में बहुत पैसा था, बहुत फर्टाइल जमीनें थी, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलता था, बड़ी सेनाएं तैयार करी जा सकती है। तो जो भारत का रेवेन्यू है, फर्टाइल एरियाज हैं पंजाब के, वो बाबर को अट्रैक्ट कर रहे थे। बाबर ने 1515 के बाद पंजाब की तरफ कई हमले किए, ये देखने के लिए कि कितना एरिया मैं अपने पास कंट्रोल में ले सकता हूं, और थोड़ा थोड़ा टेरिटरी पंजाब का बाबर के कंट्रोल में आता गया। लेकिन अभी भी दिल्ली पर हमला करने जितनी पावर बाबर के पास नहीं थी, क्योंकि सल्तनत कमजोर थी पर इतनी कमजोर अभी नहीं हुई थी। 1517 तक स्ट्रॉन्ग रूलर सिकंदर लोदी वॉज देयर। 1517 में सिकंदर लोदी की डेथ होती है और उसका बेटा इब्राहिम लोदी गद्दी पर आता है, तब जाकर सल्तनत थोड़ी ज्यादा कमजोर होनी स्टार्ट होती है। अब ऐसे में 1523 और 1522 के आसपास पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर से संपर्क करना शुरू किया। दौलत खान लोधी का सपोर्ट बहुत ही क्रूशल था, क्योंकि ये पंजाब का गवर्नर था। पंजाब अफगानिस्तान और यहां दिल्ली सल्तनत के कोर एरिया के बिल्कुल बीच में स्थित है। सो पंजाब के गवर्नर ने बार बार चिट्ठियां लिखी काबुल बाबर को कि एक काम करो ना, यहां आ जाओ, अटैक कर दो, क्योंकि बाबर ढूंढ रहा था पंजाब में जाने का रास्ता। ये बात पता थी दौलत खान लोधी को। सो दौलत खान लोधी नाराज भी हो गया था इब्राहिम लोधी से, क्योंकि इब्राहिम लोधी वॉज अ वेरी एरोगेंट रूलर। ये अपने गवर्नर्स को कुछ नहीं समझता था। इब्राहिम लोधी बेइज्जती कर दिया करता था अपने गवर्नर्स की सबके सामने दरबार में। तो दौलत खान लोधी को पता था कि या तो मुझे हटा दिया जाएगा गवर्नरशिप से, या फिर हो सकता है मुझे जेल में भी डाल दे, क्योंकि उसकी इब्राहिम लोधी से अच्छी बनती नहीं थी। तो ऐसे में दौलत खान लोधी का इन्विटेशन वॉज अ बिग बूस्ट टू बाबर कि चलो यहाँ से पंजाब का सपोर्ट मुझे कम से कम मिल जाएगा। एक और फैक्टर था राणा सांगा का। अब राणा सांगा मेवाड़ के रूलर थे, मेवाड़ इज इन राजस्थान। राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की कई बार लड़ाई हो चुकी थी, और राणा सांगा ये चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाए और नॉर्थ इंडिया पर अपना रूल स्थापित कर दिया जाए। इसके लिए जरूरी क्या था, दिल्ली सल्तनत का हारना। तो राणा सांगा को जब ये बात पता चलती है कि बाबर इज प्लानिंग टू अटैक, तो ऐसा बताया जाता है कि इनके बीच में भी पत्राचार होता है, ये भी एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते हैं, और उसमें ये तय होता है कि अगर बाबर अटैक करेगा तो राणा सांगा उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन
अपोज भी नहीं करेंगे. सो ही विल नाइदर सपोर्ट नॉर अपोज. नाउ राणा सांगा वॉज ऑफ द ओपिनियन कि बाबर आएगा, लूटपाट मचा के वापस चला जाएगा और यहाँ पर दिल्ली आगरा को मैं कंट्रोल कर लूंगा. लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं. खैर, राणा सांगा का जो फैक्टर है ये भी आप याद रखना, क्योंकि बाद में बाबर और राणा सांगा के बीच में भी लड़ाई हुई थी. दे फॉट द बैटल ऑफ खनवा. अब 1518-19 में बाबर अपनी आर्मीज के साथ अफगानिस्तान से नीचे पंजाब के प्लेन्स में उतरता है और ही कॉन्कर्स द भेड़ा फोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, भेड़ा आज के समय पाकिस्तान के पंजाब में आता है. 1520-21 में और आगे बढ़ता है, इंडस नदी को क्रॉस करके फिर से भेड़ा फोर्ट को कैप्चर किया जाता है, सियालकोट को कैप्चर किया जाता है. 1523 तक लाहौर इनके कंट्रोल में आ चुका था और अब रास्ता साफ है दिल्ली की तरफ. तो 1526 में फाइनली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की डेथ हो जाती है. तो बाबर का शासन जो केवल अफगानिस्तान के काबुल, गजनी, कंधार वाले एरिया पर हुआ करता था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, पंजाब तक आया 1520 में. उसके बाद 1526 में पानीपत, 1527 में खनवा, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी, उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा. ये सारी लड़ाइयाँ लड़कर फाइनली नॉर्थ इंडिया पे बाबर अपना रूल इस एरिया पर जमा लेता है. And that is why he is called the founder of the Mughal Empire. But he was not the true founder. Akbar is called the true founder of Mughal Empire. बाबर का भारत में शासन बहुत ही छोटा था, केवल 4 साल का, और इन 4 साल में भी इन्होंने केवल लड़ाइयाँ लड़ी, तो इनको प्रॉपरली रूल करने का टाइम नहीं मिला. लेकिन मुगल एम्पायर की फाउंडेशन जरूर यहाँ पर रख दी जाती है. अब भारत के इतिहास में 1500 साल बाद ऐसा हो रहा था कि एक ही डायनेस्टी, एक ही वंश काबुल और दिल्ली दोनों पर एक साथ रूल कर रहा है. आखिरी बार ऐसा हुआ था ड्यूरिंग द कुषाण टाइम पीरियड. तो कनिष्क, याद है ना आपको, कुषाण वंश में कनिष्क नाम के एक राजा थे. तो काबुल, कंधार और दिल्ली एक साथ रूल करे जा रहे थे 1500 साल पहले, और अब वापस ये दोनों जगहें एक ही रूलर के द्वारा रूल करी जा रही थी. अपने 4 साल के शासन में बाबर ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं बनवाई, लेकिन गार्डन्स कई सारे बनवाए. खास करके काबुल में एक बहुत बड़ा बाग बनवाया गया. तो ये बाग बनवाने का जो ट्रेडिशन है, गार्डनिंग का ट्रेडिशन है, ये तिमुरिद एम्पायर का था. तिमुरिद एम्पायर में बहुत सारे बाग बनाए गए थे और वही ट्रेडिशन बाबर यहाँ भारत में स्टार्ट करते हैं. और बहुत सारी गार्डन्स को बनाया गया सुंदर डिज़ाइन के साथ. और अल्टीमेटली इनमें से ज़्यादातर गार्डन आज सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो काबुल वाला गार्डन है वो आज भी सर्वाइव करता है और वहीं पर बाबर की कब्र भी है. बाबर के एक जनरल मीर बाकी को भेजा गया था टुवर्ड्स लखनऊ, ये वाले एरियाज को जीतने के लिए, जो लोधी अफगान्स थे उनको और हराने के लिए. तो वहाँ पर मीर बाकी ने जब अयोध्या को अपने कंट्रोल में लिया, तो अयोध्या में जिस जगह पर राम जन्मभूमि बताई जाती थी, उसी जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया और मस्जिद को आगे चलकर कहा गया बाबरी मस्जिद. हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फैक्ट अब वैसे एक वेल एक्सेप्टेड फैक्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा हिस्टोरियंस के अनुसार डाउटफुल है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ना, इसका 1670 तक कोई जिक्र नहीं मिलता है किसी भी किताब में, किसी ट्रैवलर के अकाउंट में कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, एक अंग्रेज है, उसने अपने रिसर्च में ये कहा था 19th सेंचुरी में कि मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई थी और इसको बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा. लेकिन ज़्यादातर ट्रैवलर्स इसको 1670 के बाद मेंशन करते हैं. इसका मतलब ये मस्जिद प्रॉबेबली औरंगजेब ने बनवाई थी. तो आइदर इट इज़ औरंगजेब और बाबर जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनवाई, और आगे चलकर ये बहुत फेमस डिस्प्यूट है, आप जानते ही होंगे उसका आगे क्या नतीजा निकला. बाबर और मुगल एम्पायर की मिलिट्री जीत के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न गन पाउडर या आर्टिलरी भी है. तो देखो, गन पाउडर तो भारत में था, लेकिन आर्टिलरी का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जाता था. तो ऑटोमन एम्पायर से एक्सपर्ट्स को बुलाकर काबुल में बाबर ने आर्टिलरी तैयार करवाई थी. और जब पानीपत की लड़ाई में पहुंचे थे तो इनके पास केवल 15,000 सैनिक थे. 15,000 सैनिक, सामने की आर्मी इनसे कई गुना बड़ी थी, बट स्टिल दे वॉन बिकॉज दे हैड आर्टिलरी ऑन देयर साइड. तो ये गन पाउडर एम्पायर इसीलिए मुगल एम्पायर को कहा जाता है. याद रख लेना, गन पाउडर एम्पायर भी कहते हैं मुगल एम्पायर को. बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी तुजुकी बाबरी. ये चगतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी ओरिजिनली, और लगभग 70 साल बाद इसे बाबर के पोते अकबर ने बाबरनामा के रूप में पर्शियन भाषा में लिखवाया. तो जब उसे फारसी में ट्रांसलेट किया गया तब किताब का नाम पड़ गया बाबरनामा. ओरिजिनल नाम है तुजुकी बाबरी, और ये चगतई भाषा में लिखी गई थी. डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लेना. इस किताब में बहुत ही फ्रैंक रूप से बाबर ने अपनी बायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में लिखा है. इनफैक्ट ज़्यादातर जानकारी जो हमें बाबर के बारे में मिलती है वो इसी बायोग्राफी से मिलती है. जहाँ पर वो हारा, उसने लिखा है कि मैं हारा, यहाँ पर जीता तो जीता. तो इसमें कहीं पर भी हाइपर बोल नहीं है. हाइपर बोल समझते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, वो वाली बात नहीं है कि मैं अच्छा, मैं दुनिया का सिकंदर, ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी हुई है. कई जगह इसने साफ लिखा है कि यहाँ पर मैं हार गया, इस कारण से हार गया. तो इट इज़ अ वेरी फ्रैंक बायोग्राफी विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अमंग्स्ट रूलर्स. ये बाबर का मकबरा है, बाग ए बाबर, काबुल में. हालांकि इसकी हालत इस फोटो में काफ़ी ख़राब दिख रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है. लेकिन अभी बीच में इसको रिस्टोर कर दिया गया था. इसकी हालत काफ़ी अच्छी थी. अब तालिबान के शासन में फिर से पता नहीं क्या होगा. अब जो रीसेंट कंट्रोवर्सी है वो इस लेटेस्ट वेब सीरीज़ को लेकर है, हॉटस्टार पर जो आई है, द एम्पायर नाम से. इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें बाबर को, एक इन्वेडर को ग्लोरीफाई किया जा रहा है. तो आपको पता होगा कि OTT रूल्स के तहत भारत में अब हर OTT प्लेटफॉर्म को एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना ज़रूरी है.
तो इस ग्रीवांस ऑफिसर को कंप्लेन करी कई लोगों ने, लेकिन अभी तक ये कंप्लेन का फाइनल रेजोल्यूशन नहीं आया है। जो भी ये हॉटस्टार के लोग हैं ये कह रहे हैं कि द सीरीज डज नॉट ग्लोरीफाई बाबर, इट शोज द रियल स्टोरी बेस्ड ऑन अ बुक। तो ये तो था बाबर के इनिशियल ईयर्स के बारे में। अब आपको इसके आगे का इतिहास जानना है, मिडीवल हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी, मराठा, सिख एम्पायर, तो आप मेरा मिडीवल हिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जिनमें स्पेशल क्लासेस हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट देयर इज अ पेड सब्सक्रिप्शन विच इज कॉल्ड आइकॉनिक एंड प्लस। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा गाइडेंस दी जाएगी। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं। ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर हमने अभी एक 5-in-1 ऑफर चालू कर रखा है जिसका लास्ट डेट है। तो इस कोर्स को अगर आप अवेल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फ्री नोट्स, जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और ईएमआई ऑप्शन पर आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो हर महीने एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी विच विल कॉस्ट यू 49,680 रुपीज़। तो याद रखना है इसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की क्लासेस, दोनों की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस, सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर शामिल है, प्रिंटेड मटेरियल शामिल है, एंड यू विल बी गेटिंग इट फॉर जस्ट लेस देन 50,000 रुपीज़। और ये कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर ये कोड नहीं लगाओगे तो वो प्राइस 10% कम नहीं होगा, इट विल बी शोइंग यू एज 55,000 रुपीज़। ओके, अभी अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी के पहले कुछ सब्जेक्ट्स को मजबूत करना चाहते हैं, केवल कुछ सिलेक्टिव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए हमने 60 डेज सब्सक्रिप्शन चालू किया है। दिस विल कॉस्ट यू 13,500 रुपीज़ आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। तो यहाँ पर आप मेरे जो अपकमिंग प्लस कोर्सेज हैं या किसी भी टीचर के अपकमिंग कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हर वेडनेसडे को नए बैचेस यहाँ पर स्टार्ट होते हैं, सो यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं हमारी, इन टेस्ट सीरीज में डेली हिस्सा लो, अच्छा स्कोर करो ताकि कॉम्बैट में बढ़िया नंबर आए आपके। कल रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है। यहाँ पर अगर आप टॉप रैंक ले आओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप्स। इफ यू गेट अ टॉप रैंक यू विल गेट द कोर्सेज फॉर फ्री, और रैंक 500 तक हम स्कॉलरशिप्स को ऑफर करते हैं। अगर आपसे एक एनरोलमेंट के समय कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज दिस कोड। कॉम्बैट का लिंक नीचे पहले कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।